हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एक्स वाई जेड। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं लेसन 3 की फाइबर टू फैब्रिक की। जैसा कि आपको पता ही है फाइबर टू फैब्रिक जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं रेगुलर। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इन नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर को स्टडी करना। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपकी बुक में बताया गया है कि कैसे हर फाइबर एक दूसरे से अलग होता है। जैसा कि आप कभी क्लॉथ स्टोर में गए होंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ, या अपने लिए कभी क्लॉथ्स या कुछ परचेस करने के लिए, या आपने कभी अपने घर में भी ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके आसपास जितने भी क्लॉथ मटेरियल है या फाइबर से बनी हुई चीजें हैं वो सब आपस में एक दूसरे से अलग होती है। उनकी अपीयरेंस अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे भी आप कभी क्लॉथ स्टोर में जाकर आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो कि जो भी वहां पे क्लॉथ्स दिखाए जाते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। सबका टेक्सचर अलग है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ शाइनी है, कुछ डल है, सबकी अपीयरेंस अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सब अलग अलग क्लॉथ मटेरियल होते हैं। कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, इसलिए वो सब अलग अलग होते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि बेडशीट में अलग फैब्रिक का यूज होता है, हम जो रग यूज करते हैं उसमें अलग फैब्रिक का यूज होता है, बास्केट्स में अलग फैब्रिक का यूज होता है। इस तरह से बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जिसके कारण उनकी अपीयरेंस और उनका टेक्सचर अलग अलग हो जाता है। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, आप चाहे तो वो कर सकते हैं कि बुक में दिया गया है कि आप किसी टेलर शॉप में जाकर उनसे कुछ क्लॉथ के या लेफ्ट ओवर क्लॉथ के कुछ पीसेस कलेक्ट करके ला सकते हैं और अपने टीचर या बड़ों की हेल्प से उनको लेबल कर सकते हैं कि कौन सा क्लॉथ मटेरियल सिंथेटिक है, कौन सा सिल्क फाइबर्स है, कौन सा कॉटन की क्लॉथ है। इस तरह से आपको फैब्रिक की अपीयरेंस और टेक्सचर के बारे में पता चल पाएगा। एक और एक्टिविटी दी गई है बुक में जिसमें बताया गया है कि आप एक कॉटन का पीस ले सकते हैं, एक कॉटन फैब्रिक का पीस ले सकते हैं, जिसके आप एक निडल की हेल्प से एक साइड के स्ट्रैंड को निकालिए। साइड के स्ट्रैंड को निकालिए और उनमें से जब आप एक दो स्ट्रैंड निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे बहुत सारे जो ये फैब्रिक के स्ट्रैंड है, फाइबर के स्ट्रैंड है, वो मिलकर एक पूरा कैसे अरेंज होकर कैसे एक कॉटन का फैब्रिक बनाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक की फाइबर क्या होता है। फाइबर क्या होता है आपकी बुक की सेकंड एक्टिविटी से आपने समझ ही लिया कि जब हम कॉटन के पीस से कोई स्ट्रैंड निकालते हैं तो कैसे एक एक फाइबर मिलकर जब वो अरेंज होता है तो वो एक कॉटन का पीस मिलता है। तो वो एक जो थिन स्ट्रैंड होता है वो ही उसका फाइबर होता है। तो फाइबर आर द मटेरियल व्हिच आर अवेलेबल इन फॉर्म द थिन कंटीन्यूअस फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड स्पून और टू यार्न मेड इनटू फैब्रिक। इन्हीं फाइबर को कंटिन्यूअसली अरेंज करके है ना फैब्रिक का जो है बनाया जाता है या वीव किया जाता है। ऑल क्लॉथ मटेरियल आर मेड अप अ लॉन्ग नैरो थिन फाइबर कॉल्ड फैब्रिक। जो सारे क्लॉथ मटेरियल होते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे फाइबर से मिलकर या अरेंज कर कर फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर जो होता है, फाइबर से जैसे आपने कॉटन का कभी बॉल देखा हो तो उसमें वेरी थिन जो रेशे होते हैं उनको फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो उन फाइबर से पहले यार्न बनाया जाता है, उन फाइबर से पहले यार्न बनाया जाता है और उन यार्न को अरेंज करके फिर क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है या क्लॉथ बनाया जाता है। तो फाइबर की जो फाइबर होते हैं इनके सोर्स क्या होते हैं? तो काफी टाइम पहले तक, बहुत टाइम पहले तक हिस्ट्री में जब सिंथेटिक फाइबर्स नहीं थे, अब तो मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं, तो सिर्फ नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर ही थे जो प्लांट से हमें मिलते हैं या एनिमल से हमें मिलते हैं, उन्हें नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एक्सेट्रा, ये सब हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं यानी प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा हमें नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो उसी में हम आगे देख रहे हैं सिल्क जो है हमें सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। वूल होती है, ऊन जो होती है हमें याक, कैमल, शीप, गॉट के हेयर से मिलती है। और जो प्लांट फाइबर होते हैं वो जूट और कॉटन से मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो प्लांट या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्लांट फाइबर जो है वो जूट और कॉटन है, वूल जो है याक, कैमल और शीप गॉट के हेयर से ऑब्टेन होती है, और सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। उसके बाद बहुत एंशिएंट टाइम में जो होता है सिर्फ नेचुरल फाइबर ही यूज आते थे।
उस टाइम सिंथेटिक फाइबर नहीं थे पहले, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और हमारी नीड्स बढ़ती गई, उसी टाइम हमें जो है एक सिंथेटिक फाइबर की भी रिक्वायरमेंट होने लगी। तो जो फाइबर ना तो प्लांट से ऑब्टेन होता है ना किसी एनिमल से ऑब्टेन होता है, बल्कि फैक्ट्रीज में किसी केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस which are not obtained from plant and animal sources. These are called synthetic fiber. For example, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन और एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। आपने देखा होगा पैराशूट जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से ही बना होता है। नायलॉन का भी आपने नाम सुना होगा। नायलॉन जो होता है एक सिंथेटिक सिल्क जैसा फाइबर होता है, और एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि किसी केमिकल सब्सटेंस से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन। कॉटन, इसको मैंने सेंटेंस वाइज या लाइन वाइज लिख दिया है ताकि आपको स्टडी करने में और नोट्स प्रिपेयर करने में इजी रहे। तो कॉटन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप। कॉटन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है, साथ ही मोस्ट डिमांडिंग क्रॉप भी है। तो कॉटन ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में जो है कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। कॉटन के ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है वो वार्म होता है। कॉटन जो होते हैं वार्म कंडीशन में जल्दी ग्रो करती है। तो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल जो है अप्रोप्रिएट रहती है? कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, एक्सीलेंट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। जो कॉटन आती कहाँ से है? कॉटन अपने जो प्लांट होता है कॉटन का, उसका एक फ्रूट होता है, ठीक है। जो फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, जो एक बॉल जैसी शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो बॉल होती है वो वॉलनट के साइज की बॉल होती है। जब ये मैच्योर हो जाता है या ये फ्रूट पक जाता है तो ये बस्ट हो जाता है। बस्ट यानी एकदम से फट जाता है, और इसके जो फाइबर होते हैं वो ऐसे खिल जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द साइज वॉलनट विच आर कॉल्ड कॉटन बॉल, और इसे कहते हैं कॉटन बॉल। जब ये मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरेशन कॉटन बस्ट ओपन द एक्सप्लोरिंग व्हाइट फाइबर, और जो पूरा कॉटन फील्ड होता है, पूरा का पूरा कॉटन फील्ड जब हम एक साथ देखते हैं, जब सभी कॉटन बॉल्स बस्ट हो चुके होते हैं तो पूरी एक व्हाइट लेयर दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे स्नोफॉल हुआ हो। तो ये बहुत ही प्यारा और अच्छा दृश्य होता है। तो नेक्स्ट 6th पॉइंट है हमारा, हम कॉटन स्टडी कर रहे हैं। 6th पॉइंट है गिनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिफाइन गिनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय गिनिंग। द प्रोसेस इन विच सीड ऑफ कॉटन आर पुल्ड आउट बाय स्टील कॉम्ब आर कॉल्ड गिनिंग। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉटन बॉल्स होती हैं, जब उनको फार्मर के यहाँ से फील्ड से लेके आया जाता है तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो उन सीड को बाहर निकालना, और उन सीड को बाहर निकालने के लिए उन्हें पुल आउट किया जाता है। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस भी हो सकता है, इसको हाथ से भी बाहर निकाला जा सकता है, और ट्रेडिशनली पहले हाथ से ही बाहर निकाला जाता था। आफ्टर सम टाइम ये एक स्टील कॉम्ब होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे इन सब सीड को बाहर पुल आउट किया जाता है। इसे कहते हैं गिनिंग। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने पहला प्लांट फैब्रिक पढ़ा था कॉटन, और नेक्स्ट है अब जूट। इट्स कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। ये जो है रेनी सीजन में कल्टिवेटेड किया जाता है, यानी ग्रो किया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा सीजन जो होता है वो रेनी सीजन होता है। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट। जैसे हमने देखा था कॉटन किससे प्राप्त हो रहा था, किससे मिल रहा था? उसके कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उससे मिला था। जब वो मैच्योर होते थे, बस्ट होते थे, और उससे हमें कॉटन फाइबर मिलता था। उसी तरह जो जूट होता है वो अपने प्लांट के स्टेम से मिलता है। जब इसके प्लांट का स्टेम रॉट होने लगता है, रॉट मतलब सड़ने लगता है, जब इसके प्लांट का स्टेम सड़ने लगता है तो उससे ऐसे ब्राउन कलर के फाइबर्स जो है अलग कर लिए जाते हैं, वही होता है जूट फाइबर। मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इसको मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न।
इस लेसन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होता है थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्पिनिंग। जो कॉटन बॉल होती है उसमें बहुत थिन थिन स्ट्रैंड्स जो आप देखते हो उसी को कॉटन फाइबर कहते हैं। कॉटन फाइबर से जब यार्न बनाते हैं, यार्न मतलब धागा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। इट कैन बी डन बाय हैंड ऑन द स्पिनिंग व्हील। ये हाथ से भी किया जा सकता है मैन्युअली, और स्पिनिंग व्हील से भी यार्न बनाया जा सकता है। स्पिनिंग व्हील आप चरखे को कहते हैं। और मैन्युअली ट्रेडिशनली रूप से पहले एक इक्विपमेंट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं तकली करके। तकली ये निडल शेप इक्विपमेंट होता है, इसकी हेल्प से भी फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस हो सकता है। और बाय हैंड भी, जैसे पुराने जमाने में कॉटन बॉल होती थी, इस टाइप के मूवमेंट से वो यार्न जो है बनता था। और स्पिनिंग व्हील या चरखे का नाम जब भी लिया जाता है तो हम महात्मा गांधी का इंडिपेंडेंस मूवमेंट को याद कर सकते हैं। वो हमेशा ही इस बात के लिए इंकरेज करते थे कि आप अपने हाथ से बने हुए या अपने देश से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें, और वो खुद भी ऐसा ही करते थे। खुद अपने कपड़े जो यार्न बनाने का जो प्रोसेस है वो खुद अपने हाथ से करते थे। तो स्पिनिंग जो है उसी से जो है रिलेटेड वर्ड है, स्पिनिंग व्हील से रिलेटेड वर्ड है। हमने स्पिनिंग ऑफ कॉटन पढ़ चुके हैं हम, उसमें हमने फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको सीखा था। अब हम सीखेंगे कि फाइबर यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए टू मेथड्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट है वीविंग एंड सेकंड है नीटिंग। फर्स्ट है वीविंग। तो वीविंग क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट यार्न आर अरेंज्ड टुगेदर ऑन वीविंग known as a looms to make a fabric। वीविंग में क्या होता है? दो अलग अलग यार्न लिए जाते हैं, एक को इस तरह से अरेंज किया जाता है और एक को इस तरह से अरेंज किया जाता है। आपने एक्टिविटी की थी जिसमें एक कॉटन पीस लिया था, उसके एक एक यार्न को निकालने के लिए बोला था। अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है तो इस एक्टिविटी में जब हम ये यार्न किसी भी निडल से जब हम ये यार्न निकाल रहे थे तो हम देख रहे थे कि वो जो कॉटन का पीस था उसमें एक यार्न इस तरह से अरेंज था, एक यार्न इस तरह से अरेंज था। तो ये जो अरेंजमेंट होती है फैब्रिक बनाने के लिए यार्न्स की, तो उस अरेंजमेंट को वीविंग कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ये लूम्स से की जाती है। लूम्स एक मैकेनिकल टेक्निक है, या मशीनों से जो वीविंग प्रोसेस कंप्लीट की जाती है तो उन मशीनों को लूम्स कहते हैं। तो हम इसको एज अगर पिक्चर शो करना चाहें तो एक यार्न हमने इस तरह से दिखाया है और एक यार्न इस तरह से दिखाया है। तो वीविंग में हमेशा क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट यार्न मतलब दो अलग अलग धागों से जो है इस तरह से अरेंज किया जाता है, एक को इस तरह से और एक को इस तरह से। इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। नेक्स्ट होती है नीटिंग। नीटिंग में सिर्फ एक ही यार्न यूज किया जाता है। आपने अपने घर में किसी को, बड़े बूढ़ों को या फिर आसपास किसी को कभी स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें सिर्फ एक ही यार्न यूज होता है। वो सिलाई की सहायता से इस तरह से बुना जाता है कि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू मेक फैब्रिक। ये नीटिंग जो होता है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और पुराना मेथड है फैब्रिक बनाने के लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। इस प्रोसेस में सिर्फ एक सिंगल यार्न का यूज होता है, एक ही यार्न का यूज होता है फैब्रिक बनाने के लिए। एग्जाम्पल, जब हम स्वेटर बनाते हैं तब, और सॉक्स भी नीटेड होते हैं। सॉक्स जो बनाए जाते हैं वो नीटेड करके ही बनाए जाते हैं, यानी उसमें भी एक ही यार्न का यूज होता है। तो ये तो प्रोसेस है जो हमने देखे फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक रहा है अब इस चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल। जो हमारे क्लॉथ मटेरियल की हिस्ट्री है वो 1000 ईयर से लेके 500,000 ईयर पुरानी है। मतलब 100,000 ईयर से लेके 500,000 ईयर्स तक
हमारे जो क्लॉथ मटेरियल है धीरे धीरे ट्रेडिशन में आने लग गए थे। जो सबसे वेरी फर्स्ट जो ईयर थे, सबसे पहले जो ईयर के जो लोग थे, वो मोस्ट ऑफ क्या करते थे, ट्री की बाग से या बड़ी बड़ी लीव से अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब शिकार होने लगा तो वो जानवरों की खाल से या सुअर की खाल से अपनी बॉडी को कवर करने लगे। फिर धीरे धीरे जब समय आगे आया और एग्रीकल्चर करने लगे, तो जो फार्मर्स थे वो टहनियों को, पतली पतली टहनियों और घासों को बुनकर वीव कर एक बास्केट बनाने लगे, मैट्स बनाने लगे। इस तरह से उन्होंने एक बुनना सीख लिया था, जिससे वो पत्तियों को या घास के स्ट्रैंड्स को बुनकर एक क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते थे, जिससे अपनी बॉडी को वो कवर कर लेते थे। उस टाइम सिलाई किसी को आती नहीं थी। बट इवन ये अमेजिंग फैक्ट ये है कि इवन टुडे आज भी हमारी मदर साड़ी, धोती और साउथ में लुंगी पहनी जाती है, राजस्थान में पगड़ी पहनी जाती है, गुजरात में भी पगड़ी का बहुत ट्रेडिशन है। तो ये जो ट्रेडिशनल वियर है ये भी सब अनस्टिच होते हैं। उस टाइम भी ऐसा ही होता था कि पहले स्विंग किसी को आती नहीं थी, सिलना किसी को आता नहीं था, तो वो लोग अनस्टिच कपड़े ही ऐसे अपने शरीर को कवर करने के लिए पहन लिया करते थे। लेकिन आज भी वो हमारे ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर हमारी बुक में दी हुई है तो हमें होनी जरूरी है। साथ ही आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके वापस जाके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको हमारा पार्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।